तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको G7 का इनविटेशन मिल गया है। पहले इंडियन मीडिया ही कह रहा था कि नहीं मिला, और अब कनाडा के अंदर ये बात की जा रही है। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों कहते हैं कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, इनविटेशन देना चाहिए। कि इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। वाकई इतनी चेंज जरूर हुई है कि मैं टू नेशन थ्योरी पे आज बिलीव कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मेरे बड़े करीबी कई दोस्त, बड़े करीबी दोस्त। दूसरी बात तार साहब, अमेरिका के अंदर इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं तार साहब। लॉस एंजलिस में सुना है कि वहां का पाकिस्तान लेता है। कर्जे की मईशत से निकलने के लिए उन्होंने अपने ही बदन को नोचना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जो पाकिस्तानी भारत और पाकिस्तान के जंग से पहले हमेशा से भारत की तारीफ किया करते थे, भारत की काफ़ी बड़ी तादाद में तारीफ करते थे और प्रो इंडिया होने की कोशिश करते थे, आज उन जिहादियों ने पूरी तरीक़ा से टर्न मार दिया है, क्योंकि जिहादियों को भी दिखने लगा है कि अब पाकिस्तान की फ़ौज उनको पूरी तरीक़ा से सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगी। यही कारण है कि वो पहले से ही बड़ा यू टर्न ले रहे हैं और भारत के विरोध में खुलकर भी इस वक्त सामने आ चुके हैं। डेवलपमेंट्स हैं। चीमा साहब, इतनी खबरें, इतनी हलचल, इतना सारा ड्रामा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कमेंट करना चाहूंगा, खासकर मोदी साहब के कनाडा जाने पे। मैं G7 का तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या मोदी साहब वहां पे जाके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जितने वहां सिख आबादी है, और जो आज भी आपने देखा नहीं होगा कि कनाडा के कई सूबों के अंदर वो पहले ही सड़कों पे आ चुके हैं। और जो वॉशिंगटन डीसी में भी नेशनल प्रेस क्लब में जब हमारे शशि थरूर साहब गए थे, तो वहां पे जिस तरह का मुजाहरा हुआ है, पता नहीं अब मोदी साहब को जाना चाहिए नहीं। ही नोज बेटर, मैटर ऑफ फैक्ट। और जिस तरीके से एक जो कनाडा भारत की जो एक आपस में, आपको याद होगा कि इन्होंने एम्बेसियां निकाली थी, एम्बेसियों के मुलाजिम निकाले थे। ट्रूडो साहब ठीक है, फार लेफ्ट में होंगे, लेकिन इस वक्त भी जो वहां पे नए सदर इलेक्ट हुए हैं वो कंजर्वेटिव नहीं है, या इतना बड़ा, देखे ना, इतना बड़ा रिस्क वो भी नहीं ले रहे थे कि मोदी साहब को इनवाइट किया जाए। लेकिन ठीक है, चले, जाना चाहिए। इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी से याद आया चीमा साहब, एक बहुत बड़ा इस वक्त जो था डेलीगेशन, वो भारत का निकला है, पाकिस्तान का निकला है। क्या हासिल करेंगे, क्या नहीं करेंगे? मैं सिर्फ 2-4 चीजों पे देख रहा था। मुझे जो एतराज है, और मेरी कुछ ओपिनियन, सबसे पहले तो देखने वाले कई कहते हैं शायद ये तब्दील हो गया। वो तब्दील इंसान होते हैं हालात के साथ, वाकयात के साथ। मैं हमेशा टू नेशन थ्योरी को अजीब नजर से देखता था, कंफ्यूज और नर्वस था। मैं हमेशा कंडेम ये इस तरीके से करता था कि इतना बड़ा बंटवारा हुआ है और चीमा साहब उससे हासिल क्या हुआ है? पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं शुक्र अदा कर रहा हूं चीमा साहब के पाकिस्तान बना है। इतनी आबादी, लोगों की खून के प्यासे, इतनी बड़ी आबादी, और जिस तरीके से चीख चीख के मीडिया पे ये नारे लगाए गए हैं कि इनको मार दो, गले काट दो। आज बल्कि मैं चीमा साहब इससे पहले भी शुरू ये करना चाहूंगा, बल्कि ईद मुबारक है आप सबको, कुर्बानी की ईद थी। लेकिन क्या बकरों की जरूरत होती है या बैलों को या गांवों को ज़बह करने की जरूरत होती है पाकिस्तान का? मैं इस आज रेफरेंस देना चाह रहा था। ARY के एक एंकर ने अगले दिन एक बच्चे को टीवी पे लिया है चीमा साहब। ARY एक बहुत बड़ा टीवी चैनल, और उस बच्चे ने कहा है कि मेरे बाप की तनख्वाह 25,000 है और हमारा बिजली का बिल 8,000, बिजली का 22,000 बिल आया, 8,000 सुई गैस का बिल आया, और बच्चा रोना शुरू। और इन सर्कमस्टांसेस में जब आपकी इस वक्त अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया और दूसरी चीजें भी, आपकी डेली इनकम जो है $3.2 है। $3.2 कंट्री के अंदर 1-1 लाख के बकरे को कुर्बानी देना एक फैशन ही है। उसमें कोई खुदा की खुशनुदी उसमें नहीं है, बिल्कुल। उन्हें भी मेरी सोचों पे शुबा हो गया था कि यार ही इज नॉट, मे बी ही इज पाकिस्तानी। उन्हें भी शुबा हो गया था। मुझे अफसोस हुआ इस बात पर चीमा साहब। लेकिन चले, कोई नहीं। ये कौम, इन्हीं वजूहात की वजह से मैं छोड़ के वहां से भागा था चीमा साहब। उस रीजन को छोड़ के भागा था क्योंकि आई वाज नॉट फिट विद देम, चाहे जिस तरह भी। और चीमा साहब, एक और बात है, मैं बार बार, कल भी एक डिस्कशन में था, जिस तरीके से मुगलों ने आके यहां पे तबाही फेरी थी, आज चाइना, इजराइल, अमेरिका तबाही फेर रहा है, क्योंकि आप डिवाइडेड है।
आप डिवाइडेड हैं, आप असला लेके एक दूसरे का खून देखना चाहते हैं, और दे आर एंजॉयिंग इट, दे आर एंजॉयिंग इट। कोई F-35 बेच रहा है, कोई J-35 बेच रहा है, कोई S-400 बेच रहा है, कोई दूसरे ड्रोन बेच रहा है। और क्या है, उसी तरीके से जिस तरीके से चंद मुट्ठी भर ब्रिटिश 100 साल ठोक कर गए हैं महाभारत पे, और इसी तरह, बल्कि चीमा साहब, मैं हिस्ट्री में बार बार पढ़ता हूं, लड़ाइयां यहां होती रही, मुगलों के आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। ज्यादातर लड़ाइयां पानीपत में आप देखें तो मुसलमान को हुकूमत के लिए मारता था, लोकल तो लड़ते ही नहीं थे। आप पढ़ के देख लें, चंद लड़ाइयां मराठों की इधर उधर हुई उनके साथ, लोकल तो सामने खड़े ही हो, आप देखे ही रहो किसने उनको रेजिस्ट किया। 22 हजार लेडीज यहाँ से ले जाके काबुल में बेचते रहे। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि G7 जो है उस पे ये कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाज़ा गलत साबित हो गया है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है। आप ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। ठीक है जी। तो इसमें आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया, जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते, ये उनका कहना था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये सुनवाऊं कि उन्होंने क्या कहा, इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था। G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। क्योंकि देखें, वैसे तो अगर देखा जाए कि कनाडा इस समिट में क्यों बुलाता पीएम मोदी को, क्योंकि वो तो आपको पता है कि इससे पहले बड़े दोनों कंट्रीज के बीच हालात ख़राब रहे, ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे, रिलेशंस। कनाडा की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो कनाडा में कई लोगों की, खालिस्तानियों की जो हलाकतें हुई हैं वो तो इंडिया ने करवाई हैं। उसके ऊपर बहुत चर्चा रहा, बात अमेरिका तक पहुंची, लेकिन अमेरिका ने भी जो बातें की, जबकि उस वक्त डॉक्टर जयशंकर यहाँ पहुंचे थे, तो उसमें कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका। और फिर ये कहा गया कि जी एविडेंस दें। फिर कनाडा से भी कहा अमेरिका ने कि आप एविडेंस दें। ये सब चलता रहा है। तो इसमें तो बड़े जो रिलेशंस है दोनों कंट्रीज के खराब हो गए थे। लेकिन इतने खराब रिलेशंस के बावजूद भी वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इंडिया को G7 की समिट से बाहर रखें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत। क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें, हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया। लेकिन अब देख लें, कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया है और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। फिर ये भी बातें होने लग पड़ी कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो इस समिट को अटेंड करेंगे। ये आप सुनिएगा जरा कनाडा का इसके ऊपर क्या कहना है। India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that, recognizes अब इसमें इन्होंने क्या किया, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और एक बड़ी इकोनॉमी। तो इसमें इससे ये पता चलता है कि जब आप बहुत स्टेबल कंट्री हो, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमी बन चुके हो, तो उसमें और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स की जब बात होती है तो देखिए बहुत सारे ऐसी ट्रेड और सप्लाई चेन्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से चलती हैं। तो दोस्तों, ये जिहादी कुछ दिन पहले भारत किया करते थे, भारत की बड़ी तादाद में तारीफ किया करते थे, क्योंकि भारत से इन लोगों को टीआरपी मिला करती थी। यही कारण है कि अब ये भारत की
हर एक जीत को देख करके इस वक्त बुरी तरीका से बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तान को खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जिहादियों का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। क्योंकि पहले इनका चेहरा ढका हुआ था। यही कारण है कि जिस तरह से तरार जैसे आईएसआई के एजेंट ने अपना यू टर्न मारा है, उससे साफ पता चल रहा है कि इनकी मानसिकता कितनी ज़्यादा भारत के बारे में गंदी है। यही कारण है कि ये लोग इसे छिपाने की पूरी कोशिश किया करते थे, लेकिन एक न एक दिन ये बाहर आ चुकी है और पाकिस्तानी पूरी तरीक़ा से अपना असली रंग दिखा चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कनाडा का आमंत्रण मिला है, तब से पाकिस्तानियों की और ज़्यादा जल चुकी है। क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत को आइसोलेट करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानियों को लग रहा था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ था, तो भारत का खुल करके किसी ने समर्थन नहीं किया था। तो पाकिस्तानी कहते थे कि भारत इस वक्त आइसोलेट हो चुका है, लेकिन अब पाकिस्तानियों के सपने टूट गए। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।